फिल्म थिएटर से निकलकर विशाल व सुनैना थोड़ी दूर ही गए थे कि सुनैना के पड़ोसी मंतोष मिल गए। उन्हें देखते ही मंतोष ने अभिवादन में हाथ जोड़ दिए। मंतोष कुछ अजीब भाव से मुस्कुराए। कहिए, कैसी है सुनैना जी? ठीक हूँ। कब आ रहे हैं अभिषेक जी? अभी 6 महीने बाकी है। ओह, लगता है आप अकेली काफी बोर हो रही हैं। मंतोष कुछ अजीब से अंदाज में बोले। ना जाने क्यों सुनैना को अच्छा ना लगा। वह सोचने लगी, पता नहीं क्यों व्यंग सा कर रहे हैं। अभिषेक के सामने तो कभी इस तरह नहीं बोलते थे। क्या हुआ? पड़ोसी की बात का बुरा मान गई क्या? इतना भी नहीं समझती दीदी, जलते हैं पड़ोसी है ना, इसीलिए तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखना अपना कर्तव्य समझते हैं। विशाल मुस्कुराया। भाड़ में जाए ऐसे पड़ोसी। सुनैना तीखे स्वर में बोली, चलो कहीं बैठकर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। विशाल ने सामने से जाते ऑटो रिक्शा को रोक लिया। नहीं, घर चलो, वहीं कुछ खा लेंगे। रेस्टोरेंट में जाने का मन नहीं है, सिर में दर्द है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। विशाल ने ऑटो चालक से सुनैना के घर की ओर चलने को कह दिया। घर पहुंचते ही सिर में बाम लगाकर सुनैना ने सैंडविच व पकौड़े बनाए और फिर कॉफ़ी तैयार करने लगी। लाओ, मैं कुछ मदद करता हूँ। तभी विशाल ने रसोई घर में प्रवेश किया। हाँ जरूर, ये प्लेटें खाने की टेबल पर रखो और खाना शुरू करो। वह मुस्कुराई, पर दूसरे ही क्षण ना जाने क्या हुआ कि अजीब सी नज़रों से देखते हुए विशाल आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। ये क्या तमाशा है? छोड़ो मुझे। सुनैना ने स्वयं को आज़ाद कराने की कोशिश किया, पर विशाल की पकड़ कसती ही जा रही थी। अब सुनैना सचमुच घबरा गई। पूरी ताकत लगाकर विशाल को धक्का देने के साथ ही उसने अपने दांत उसके हाथ में गड़ा दिए। विशाल एक झटके के साथ दूर जा गिरा। सुनैना लड़खड़ाती हुई हॉल में जा बैठी। जल्द ही स्वयं को संभाल कर विशाल भी हॉल में आ गया। तनिक ऊंची आवाज में बोला, समझती क्या हो तुम? घर आने का आमंत्रण देकर इस तरह का व्यवहार? तुम कहना क्या चाहते हो? दीदी कहते हो, राखी बंधवाते हो मुझसे, और ऐसी घटिया व्यवहार? विशाल, मुझे सपने में भी तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। सुनैना अब भी स्वयं को संभाल नहीं सकी थी। हाँ दीदी कहता हूँ तुम्हें, मुंह बोली बहन हो तुम, क्योंकि किस भारतीय महिला में इतनी हिम्मत है कि किसी पुरुष को अपना दोस्त कहकर लोगों को उसका परिचय दे सके। भाई बहन बनाने पर ही समाज स्त्री पुरुष संबंधों को किसी तरह सह लेता है। याद है तुमने अपने पति अभिषेक तथा सभी पड़ोसियों से मेरा परिचय अपना मुंह भोला भाई कहकर करवाया था, दोस्त कहकर नहीं। विशाल अब भी बहुत गुस्से में था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर इतनी उलझुल बातें भरी है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं विवाहित हूँ, अभिषेक की पत्नी हूँ, जिसे जीजा जी कहते तुम्हारी जबान थकती नहीं। सुनैना आंसुओं के बीच बोली, विवाहिता? अभिषेक की अमानत, उससे क्या अंतर पड़ता है? इसी से तो समाज में तुम्हें मनमानी करने की छूट मिल जाती है। मेरे मुंह से अपने रंग रूप की तारीफ सुनकर तुम कैसे पुलक हो उठती हो? अपनी तारीफ से खुश होकर तुम्हारे चेहरे पर आने वाली चमक क्या मेरा भ्रम मात्र थी? बोलो। विशाल, बहुत हो गया, तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं भविष्य में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुनैना स्वयं पर नियंत्रण खोकर चीख उठी। एक क्षण को तो विशाल भी बौखला गया। बहुत देखी है तुम्हारी जैसी सती सावित्री। वह मेन गेट को जोर से बंद करता हुआ बाहर निकल गया। सुनैना को लगा उसकी टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि वह खड़ी होकर दरवाजे तक पहुंचकर उसे बंद कर सके। आंखों से लगातार आंसू बहने लगी। धुंधलाई आंसू भरी आंखों में ना जाने कितने चेहरे गड़मड़ होते जा रहे थे। सुनैना एक छोटे से नगर में पली बड़ी थी, जहां लोग अब भी कस्बाई मनोवृत्ति रखते थे। वहां विवाहिता या कुंवारी का किसी अन्य पुरुष के साथ घूमना फिरना उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता था। पर अभिषेक से विवाह के बाद वह दिल्ली चली आई थी। उसे भली प्रकार याद है कि शुरू में जब अभिषेक का कोई दोस्त घर आता था तो वह दौड़कर अंदर के रूम में चली जाती थी।
ये क्या तमाशा है? कोई घर आए तो उसका स्वागत करने के बजाय तुम दौड़कर भीतर चली जाती हो। एक दिन अभिषेक गुस्से भरे स्वर में बोला, वे सब आपके दोस्त हैं, आपसे मिलने आते हैं। मुझे उनके सामने बैठना अच्छा नहीं लगता। सुनैना ने नजरें झुका ली। तुम्हारे कारण मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, गूंगी बहरी भी नहीं हो, फिर क्या कारण है इस प्रकार का व्यवहार करती हो? अभिषेक ऐसे मौके पर बुरी तरह झुंझला जाता था। पति का साथ मिलने के कारण सुनैना को अपना कस्बाई आवरण उतार फेंकने में अधिक समय न लगा। उसने 8 विभाग में स्नातक की उपाधि ली थी। सो अभिषेक के कहने पर उसने विज्ञापन के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आरंभ कर दिया था। प्रशिक्षण समाप्त होने से पहले ही जब सुनैना को एक विज्ञापन कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई तो अभिषेक भी चकित रह गया। नई जॉब ने कुछ ही महीने में सुनैना का काया पलट कर दिया। शादी के बाद सुनैना का मजाक उड़ाने वाला अभिषेक अब गर्वपूर्वक पत्नी की उपलब्धियों की चर्चा करता। विशाल से सुनैना की पहली मुलाकात विज्ञापन कंपनी के ऑफिस में हुई थी। ना जाने विशाल के व्यक्तित्व में कैसा आकर्षण था कि सुनैना पहली ही मुलाकात में औपचारिकता भूलकर उससे घुल मिल गई। पहली बार सुनैना को अपने व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। सुनैना का व्यक्तित्व बेहद अंतर्मुखी था। बचपन में उसके परिवार का वातावरण इतना रूढ़िवादी था कि किसी भी पर उससे सहज भाव से दोस्ती कर पाना उसके लिए संभव ही न था। पर विशाल की बात अलग ही थी। सहजता से उसने सुनैना को दीदी संबोधन दिया तो बहुत खुश हो उठी। वह परिवार में सबसे छोटी थी। दीदी कहने वाला कोई नहीं था। यही नहीं, विशाल ने शीघ्र ही अभिषेक से भी अच्छी दोस्ती स्थापित कर ली। ऐसे में स्वाभाविक ही था कि जब सुनैना दीदी थी तो अभिषेक जीजा बन गया। धीरे धीरे विशाल घर का ही सदस्य बन गया। वह घंटों अभिषेक व सुनैना से बातें करता रहता। विशाल अक्सर डिनर भी उन्हीं के साथ ले लेता। सुनैना को उसके आत्मीय व्यवहार में कहीं भी कोई खोट कभी नजर न आई थी। वह दिन आज भी सुनैना की स्मृति में ज्यों का त्यों ताजा था जब अभिषेक इतराता व पुलकित होता घर लौटा था। क्या हुआ, बहुत खुश नजर आ रहे हो? सुनैना अपनी उत्सुकता दबा ना सकी थी। सुनोगी तो खुश हो उठोगी। लगभग 100 लोगों में से विदेश में प्रशिक्षण के लिए मुझे चुना गया है। अभिषेक अपनी ही खुशी में इस प्रकार डूबा था कि सुनैना के चेहरे के बदलते रंग की ओर उसका ध्यान ही न गया। कितने महीने के लिए जाना होगा? सुनैना ने डूबते स्वर में प्रश्न किया। 1 वर्ष के लिए। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अभिषेक ने मानो सुनैना के मनोभाव को पढ़ लिया। मैं इतने लंबे समय तक अकेली नहीं रह पाऊंगी। सुनैना ने अपने मनोभाव प्रकट किए थे। क्या गवारों जैसी बातें कर रही हो? अब तुम छोटे से कस्बे से आई अबोध सुनैना नहीं हो। अब तो तुम आत्मविश्वास से भरपूर आधुनिक महिला हो जो स्वयं अपने पैरों पर खड़ी है। नहीं, मैं अकेली 1 साल तक यहाँ नहीं रह सकूंगी। सुनैना ने घोषणा कर दी तो अभिषेक सोच में पड़ गया। उसके व सुनैना के परिवार में कोई भी तो ऐसा नहीं था जो आकर 1 साल के लिए उसके साथ रह सकता। पर विशाल ने अपने अकाट्य तर्कों से न केवल अभिषेक को आश्वस्त किया बल्कि सुनैना को भी अपनी भावी योजना बदलने को प्रेरित किया। सुनैना दीदी, तुम्हें डर किस बात का है? कितना अच्छा पड़ोस है, सुरक्षा की कोई समस्या ही नहीं है। आवास योजना के अधिकारी काफी चुस्त दुरुस्त हैं और मैं हूं ना तुम्हारी सहायता के लिए। विशाल की बातों ने उसे पूर्णतः आश्वस्त कर दिया था। अभिषेक के जाने के बाद विशाल ने उसकी प्रतिदिन की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। सच तो ये था कि विशाल ने एक दिन के लिए भी उसे अभिषेक की अनुपस्थिति या अकेलापन उसे महसूस होने न दिया। पर आज जो हुआ उसके लिए सुनैना तनिक भी तैयार नहीं थी। मानो किसी ने अचानक उसे उठाकर आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। ना जाने कितनी देर तक उसके आंसू लगातार बहते रहे। मानो मन का सारा गुबार आंखों के रास्ते ही बह जाना चाहता हो। जब आंसू स्वतः ही सूख गए तो बहुत हिम्मत करके वह उठी। सैंडविच और पकोड़े खाने की टेबल पर यूं ही पड़े थे, पर उसकी तो भूख ही उड़ चुकी थी। किसी तरह पानी के कुछ घूंट गले से उतारकर वह पलंग पर जा पड़ी।
पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुनैना को बचपन में माँ द्वारा दी गई हिदायतें याद आ रही थी। माँ ने उसे व उसकी बहन को हमेशा यही समझाया था कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग मौके का गलत फायदा उठाने से नहीं चूकते। माँ अक्सर बात बात में कहती थी कि यदि स्त्री के मन में खोट ना हो तो किसी पुरुष का साहस नहीं कि उस पर बुरी नजर डाल सके। सुनैना के मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि क्या विशाल के ऐसे व्यवहार के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। वह जितना भी सोचती उतनी ही उसकी अपने प्रति घृणा बढ़ती जाती। विशाल भी तो उस पर लांछन लगाकर अपमानित कर गया था। ये सच था कि विशाल अक्सर ही उसकी सुंदरता की तारीफ किया करता था और वह सुनकर पुलक उठती थी, पर उसका मतलब हमेशा उसने यही समझा था कि सुंदरता तो होती ही तारीफ के लिए है। सच तो ये है कि बचपन से ही उसे अपनी सुंदरता की तारीफ सुनने की आदत पड़ी हुई थी, सो उसे विशाल की तारीफ में कुछ भी खोट नजर न आई थी। पर अब उसे लगा शायद विशाल बार बार उसकी सुंदरता की तारीफ करके स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। अभिषेक ने भी तो उसकी सुंदरता पर रिझ कर ही उसे अपनाया था, पर विवाह के बाद कभी उसकी तारीफ के पुल ना बांधे। शायद उसने कभी उसे अनावश्यक रूप से खुश करने की जरूरत ना समझी थी। वैसे भी अभिषेक अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। व्यर्थ का दिखावा करना उसकी आदत में शुमार न था। क्या इसीलिए अनजाने ही विशाल से उसकी नज़दीकियां बढ़ती चली गई थी। सुनैना को आश्चर्य हो रहा था कि अभिषेक ने कभी इस नज़दीकियों पर आपत्ति नहीं की थी। करता भी क्यों, वह बेचारा कहाँ जान पाया होगा कि विशाल का दीदी संबोधन केवल दिखावा है। पर वह स्वयं इस छलावे में चली गई थी, ये तो उससे भी अधिक आश्चर्य की बात थी। रात भर इन्हीं सब ख्यालों के तूफान में डूबते उतरते वह कब सो गई उसे पता ही न चला। सुबह काम वाली बाई व दूध वाले ने डोर की घंटी बजाई तो उसे लगा कि दिन काफी चढ़ गया है। किसी तरह पैर घसीटते हुए उसने दरवाजा खोला। क्या हुआ मैडम जी, अभी तक सो रही हैं? तबीयत खराब है क्या? हाँ, सिर दर्द से फटा जा रहा है। आज ऑफिस से छुट्टी ले लूँगी, जाने का मन नहीं है, सुनैना धीरे से बोली। सिर दबा दूँ क्या? माला ने पूछा। नहीं, तुम दूध गर्म करके मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो। कल रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था, शायद इसलिए तबीयत खराब हो गई, उसने माला को हिदायत दी। सुनैना जब तक तरोताज़ा होकर लौटी, माला ने नाश्ता टेबल पर सजा दिया था। माला दोपहर में आकर भी हालचाल पूछ गई थी। यूँ शारीरिक रूप से सुनैना स्वस्थ ही थी, पर मानसिक रूप से विशाल के व्यवहार ने उसे बीमार बनाकर रख दिया था। तीसरे दिन भी सुनैना की वही दशा थी। दिन ढलने तक वह पलंग पर ही पड़ी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ऑफिस की कलीग माया खड़ी थी। माया दीदी, उसे देखते ही सुनैना उससे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ सुनैना, सब ठीक तो है? मैंने सोचा तुम 3 दिनों से ऑफिस नहीं आई तो इसलिए मिलने चली आई, माया आश्चर्यचकित सी बोली। जरा सी सहानुभूति पाते ही सुनैना के अंदर जमा लावा बह चला। आंसुओं के बीच सिसकते हुए उसने विशाल और उसके बीच घटी पूरी घटना कह सुनाई। बड़ी बेवकूफ़ है तू भी, इतनी सी बात के लिए आंसू बहा रही है। जिस तरह तुम्हारी व विशाल की नज़दीकियां बढ़ रही थी, ऐसा कुछ होना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं थी, माया ने अपनी राय दी। क्या कह रही हैं माया दीदी? सुनैना चौंकी थी। चाहे तुम्हें बुरा भी लगे, पर मैं सच ही कहूँगी। जब सारे ऑफिस में तुम्हारे व विशाल के नज़दीकियों रिश्ते की चर्चा हो रही थी, तब तुम उससे अनजान कैसे बनी रही? आपने पहले मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा। सुनैना आश्चर्यचकित थी। ऐसे मौके पर कहने सुनने का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही सबक लेता है। मुझे लगा कि यदि मैं कुछ कहने का प्रयत्न करूं भी तो शायद तुम उसका गलत मतलब निकालो। फिर मैंने सोचा कि अभिषेक के आने पर खुद ही विशाल से तुम्हारी नज़दीकी कम हो जाएगी। क्या कहूँ, मुझे तो स्वयं पर ही शर्म आ रही है। मैं अभिषेक को क्या मुंह दिखाऊंगी? सुनैना ने इतने धीमे स्वर में अपने विचार प्रकट किए, मानो स्वयं से ही बात कर रही हो। विशाल की भूल के लिए स्वयं को दोषी ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं तो तुम्हें केवल ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम महिलाओं को पुरुषों से दोस्ती की सीमा रेखा जरूर रखनी चाहिए। मौके मिलने पर अपने रिश्तेदार तक मौके का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते। आप ठीक कह रही हैं दीदी। मेरा अनुभव मुझे भविष्य में ज़रूर ही सतर्क रहने की प्रेरणा देगा। पर अभी मैं क्या करूं? अभिषेक भी यहाँ नहीं है। वाह, ये खूब रही। तुमसे दुर्व्यवहार करके विशाल प्रतिदिन ऑफिस आता है, सबसे सामान्य व्यवहार करता है। क्या पता तुमसे अपने करीबी रिश्तों की चर्चा वह अपने दोस्तों से भी करता हो। फिर तुम क्यों मुंह छिपाए घर में पड़ी हो? कल से ऑफिस और घर में सामान्य कामकाज शुरू करो। अभिषेक से छिपाने जैसा भी इसमें कुछ नहीं है, बल्कि उसे तो गर्व ही होगा कि थोड़े से हिम्मत से काम लेकर तुम एक बुरी घटना से बच गई। माया ने सुनैना को समझाया। चाय पी करके सुनैना को समझा बुझाकर माया चली गई। जाते जाते यह भी कह गई कि उसके होते हुए उसे घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रात भर उधेड़-बुन में खोए रहने के बाद सुनैना ने फैसला ही ले लिया कि निर्दोष होते हुए भी भला वह अपराध बोध को क्यों ढोए। उसने तो विशाल को केवल भाई समझा था। यदि वह एक भाई के रिश्ते की गरिमा को नहीं समझ सका तो इसमें उसी का दोष है। ऑफिस पहुंचकर एक क्षण को तो उसे ऐसा लगा मानो सभी की नज़रें उसी पर टिकी है, पर जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। शाम को ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वह बस स्टॉप पर खड़ी थी कि विशाल की मोटरसाइकिल आकर रुकी। आइए दीदी, मैं आपको छोड़ दूँ, वह बोला तो सुनैना का मन हुआ कि उसका मुंह नोच ले। ये दीदी संबोधन तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, सुनैना तीखे स्वर में बोली। ओ, तो आप अभी तक नाराज़ हैं? हमारी दोस्ती क्या ऐसी छोटी मोटी बातों से ख़त्म हो जाएगी? विशाल बेशर्मी से बोला। छोटी मोटी बात कहते हो तुम उस घटना को? जवाब में विशाल पर सुनैना ने ऐसी आग भरी नजरें डाली कि वह एक क्षण के लिए वहां न रुक सका। सुनैना घर पहुंची तो दरवाज़ा खोलते ही सामने अभिषेक का लेटर दिखाई दिया। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। लेटर में अभिषेक के मोती जैसे अक्षर चमक रहे थे। डियर सुनैना, तुम्हारा लेटर पढ़कर आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। मेरी अनुपस्थिति में संभवतः तुम्हें एक त्रासदी से गुजरना पड़ा, पर इसके लिए अकेले तुम ही जिम्मेदार नहीं हो। मैं भी तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुमने 6 महीनों का लंबा समय कितनी मुश्किल से गुजारा होगा मैं समझ सकता हूँ। अब तो केवल 6 महीने बाकी है। मैं तो चाहता हूँ कि उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ या तुम्हें यहाँ बुला लूँ, पर ऐसा संभव नहीं है। तुम चाहो तो छुट्टी लेकर मायके जा सकती हो। मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, वरना मैं तुम्हें वहीं जाने की सलाह देता। तुम अपना फैसला लेने को आज़ाद हो। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अभिषेक। लेटर पढ़कर सुनैना देर तक रोती रही। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो मन का बोझ आंखों के रास्ते बह जाना चाहता हो और लेटर के माध्यम से अभिषेक स्वयं उसे सांत्वना देने चला आया हो। अभिषेक का विचार मन में आते ही उसने आंसू पोंछ डाले और मन को दृढ़ किया। उसे ऐसा लगा जैसे शरीर में नई उत्साह का संचार हो रहा हो। वह सोचने लगी, उसका अभिषेक उसके साथ है तो वह किसी भी परिस्थिति का हिम्मत से सामना कर सकती है। क्यों डरे वह किसी से? क्यों जाए कहीं? इसी घर में अभिषेक के इसी प्यार के साथ वह बाकी 6 महीने भी काट लेगी। और खुशी खुशी उसने रसोई घर में अपने लिए चाय बनानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।